जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंकर सर्टिफिकेट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले 13 और 14 मई में जो हिंदी का पेपर हुआ है CUET 2025 का, आप जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी कैंडिडेट्स थे, सभी विद्यार्थियों ने मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्कोर हिंदी के पेपर में किया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस बने थे जिसका हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन किए थे और उनका अध्ययन भी किए थे। उसी बेस पर, उसी आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। कहीं भी प्रश्न ये नहीं कहा जा सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस का पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन ना आने के बाद सिर्फ क्या रहता है, सवाल एक रहता है कि बच्चे क्या करते हैं, रीजन बनाने लगते हैं। रीजन क्या बनाते हैं, और कुछ रीजन मिल नहीं सकता, तो रीजन सिर्फ एक बनता है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आउट ऑफ सिलेबस थे। हिंदी के पेपर में ऐसा नहीं कहा जा सकता, एक भी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा गया था। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ये परीक्षा संपन्न हुई है और इस वीडियो में हम आपको बताने क्या वाले हैं, इसी पेपर का एनालिसिस करेंगे जो पिछला एग्जाम हो गया है और आगे जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार जान लीजिए, देख लीजिए कि आपके एग्जाम में भी किस तरह का क्वेश्चन आएगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। शुरुआत करते हैं, बाकी चर्चाएं बीच में करते रहेंगे। 13 और 14 की बात करते हैं। 13 और 14 मई में हम अगर टॉपिक्स की बात करते हैं तो हम लोगों ने टॉपिक्स को भी बहुत बेहतरीन तरीके से पहले समझा कि किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सारी चीजें पहले से ही क्लियर थी, बस आपको क्या करना था, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर बस टैप करते हुए चलना था। ठीक है, और उम्मीद यही है, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे ये बात भी कर रहा हूं कि आप उस बातचीत पर खरे उतरे होंगे और अपने प्रश्न पत्र में बहुत ही अच्छा स्कोर किए होंगे। ठीक है, तो शुरुआत अगर हम टॉपिक्स के बारे में करते हैं कि मेनली आपकी कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं तो आपतित गद्यांश एक ऐसा बिंदु है जिससे ये समझ लीजिए ये अमर बिंदु है। क्या है ये? अमर है। क्यों अमर है? अमर क्या होता है? जो कभी खत्म नहीं हो सकता। भैया आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपतित गद्यांश, खास करके CUET की अगर हम बात करें तो आपतित गद्यांश जिसको कहते हैं अनसीन पैसेज, क्या कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, अनसीन पैसेज। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे जो भी है, ठीक है, चाहे इंग्लिश का पेपर हो कॉम्पिटिटिव और चाहे हिंदी का हो, ठीक है, अगर लैंग्वेज का एग्जाम है तो अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश पूछा ही जाएगा। ठीक है, और आपको इसमें किसी भी प्रकार का रटने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, पर्यायवाची पूछ लिया जाता है, विलोम पूछ लिए जाते हैं, तत्सम तद्भव भी अपठित गद्यांश से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब इसी में से कितने टॉपिक आए हैं? सबसे पहला टॉपिक जो आया है वो आपका अपठित गद्यांश। दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो पर्यायवाची यानी समानार्थी भी आपसे पूछे गए। समानार्थी क्या होता है? पर्यायवाची। ठीक है, इसके बाद आपसे बात करेंगे विलोम के बारे में, विलोम भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात अगर करेंगे, सबसे पहले तो एक चीज का याद रखना है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है, बच्चों के मन में सबसे बड़ी सवाल ये होती है और ये वो गलतियां करते हैं। गलती क्या करते हैं कि उन्होंने देखा कि आपकी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची इसका नहीं है। मान लीजिए आपसे पूछा गया है कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, या पेड़ का कौन सा, या जंगल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ कौन सा नहीं है, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा गया और क्वेश्चन की जगह आंसर क्या दिया गया, कौन सा पर्यायवाची है। आप है पर टिक करके आए, है के अकॉर्डिंग जो है मार्क करके आए, उस पर टिक करके आए, लेकिन क्वेश्चन क्या था, कौन सा नहीं है। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ, आपका 6 नंबर खत्म हो गया। 6 नंबर क्यों? क्योंकि माइनस मार्किंग है। 5 तो आपका गया, एक पिछले का भी चला गया। ठीक है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जिनकी परीक्षा नहीं हुई है व्यवस्थित तरीके से इसको जान लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, विलोम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम बात करते हैं रचनाएं और लेखक के आधार पर, किसका? रचनाएं हो गई हैं और लेखक हो गए हैं। ठीक है, रचनाएं और लेखक, इनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके जो है इस परीक्षा में। किस प्रकार से? अब जैसे कि बात करते हैं तो मुख्यतः पूछा गया है पंत जी की एक रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? पंत जी की रचना पूछी गई है। ठीक है, महादेवी वर्मा की रचना पूछी गई है। ठीक है, सीधा सा प्रश्न पूछा गया है कि यामा किसकी रचना है, यामा। ठीक है, यामा किसकी रचना है। अब यामा की अगर महादेवी वर्मा की मुख्य पुस्तकों में माना जाता है कि यामा, जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, क्या मिला था?
ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए मिला था। तो इससे साधारण तरीका क्या हो सकता है याद करने का भैया, पुरस्कार के बारे में भी याद हो गया और इनकी पुस्तक के बारे में और उस पुस्तक के लेखक के बारे में भी याद हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की भी रचना पूछी गई है। ठीक है, किसकी पूछी गई है? जयशंकर प्रसाद। ये जो है कुछ ऐसे लेखक हैं छायावादी युग के कह दें तो ये लेखक ऐसे हैं, अगर हम इनको भी अमर लेखक कह दें तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा फेमस हैं और इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। उनकी एक जयशंकर प्रसाद जी की रचना, अगर हम कामायनी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो फेमस रचना इसकी आती है और सबसे ज्यादा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो कामायनी का पूछा जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहां पर इतने सारे प्रश्न जो है आपके ये लेखक और रचनाओं से बनते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछे गए हैं समास से। ठीक है, तो आपको समास को भी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ करके जाना है। अब समास में बहुत ज्यादा लॉजिकल टाइप का आपसे कुछ यहां पर शब्द रखा जाएगा। ठीक है, लॉजिकल का मतलब अब समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये समास के अब निम्न में से ऐसा पूछ लिया जाएगा, निम्न में से कौन सा समास का भेद नहीं है। ठीक है, तो आपको इसके लिए याद होना चाहिए कि समास मुख्यतः होते कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। अब हम अगर बात करते हैं द्विग समास क्या होता है तो आपको ये पहचान होनी चाहिए कि संख्या अगर जिसमें दिख जाएगी तो द्विग समास हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, अब अगर यहीं पर बात करते हैं हम, छठवां जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा रस का। रस में आपका वीर रस की एक पंक्ति पूछी गई है, वीर रस का एक काव्यखंड पूछा गया है, किसका? वीर रस का। ठीक है, तो अब हमें इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि वीर रस क्या होता है। वीर रस का सबसे पहले तो हमें स्थायी भाव जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, हम जब आपको कक्षाओं में पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, तो आपको मैंने बताया था कि आपसे कुछ ऐसे रस हैं, वीर रस हो गया, आपका श्रृंगार रस हो गया है, भयानक रस हो गया है, ये सारे रसों से अद्भुत रस भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इन सारे रसों से आपके बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्थायी भाव क्या होता है बताएंगे जरा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह हो जाता है, उत्साह हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें स्थायी भाव पूछा गया। और रस में आपको फिर से बता दूं, शांत रस जो होता है, ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव बहुत बार पिछली परीक्षाओं में, पिछले जो है विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होता है? निर्वेद होता है। ठीक है, और इसका उत्साह होता है। क्या पूछा गया था इससे? आपका एक एग्जांपल पूछा गया था, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम मगर रुको नहीं। ठीक है, तुम मगर झुको नहीं, ये क्या है? ये वास्तविकता पे आधारित आपसे पूछा गया है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, भैया आपको भी नहीं रुकना है। ठीक है, सामने पहाड़ हो, अब सामने पहाड़ का मतलब ये नहीं है कि सामने पहाड़ हो आप रुक नहीं रहे हो, सर मार रहे हैं जाके, इतना भी नहीं करना है। ठीक है, रास्ता देखना है, रास्ता बनाना है और उस रास्ते पे चलना है। सामने पहाड़ का मतलब ये नहीं है कि पहाड़ दिख रहा है और हम अपना जाकर के सर मार दिए उसमें। ठीक है, इतना भी नहीं करना है, बस व्यवस्थित तरीके से जो एक नियम होता है, जो एक पहलू बना करके हम चलते हैं कि हमें इस तरीके से हर पहले स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, एक प्लान बनाना पड़ता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब तक इस नियम को हम लोग अपनी जीवन शैली में नहीं उतारेंगे तब तक कहीं भी किसी प्रकार की सफलता हमको नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। और भी अगर हम बात करते हैं रस से भी, अब छंद से भी एक क्वेश्चन बना है। ठीक है, किससे बना है? आपसे छंद से भी प्रश्न बने हैं, छंद से भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं। ये 7वां टॉपिक आ गया। 8वां टॉपिक अगर हम बात करते हैं अलंकार। ठीक है, अलंकार की बात करते हैं, अलंकार से भी प्रश्न बने। अलंकार से तो सीधा पूछा गया है कि शब्दालंकार का निम्न में से कौन सा भेद नहीं है। तो आपको ये बात में जानकारी होनी चाहिए कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं शब्दालंकार के। ठीक है, शब्दालंकार के भेद होते कितने हैं, और जब ये जानकारी होगी कि कितने भेद होते हैं तभी हम ये बता सकते हैं कितने, कौन सा भेद ऐसा है जो नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है वाला जो नियम है ना, ये बहुत ज्यादा आपका कठिन होता है। कठिन का मतलब लॉजिकल होता है। और इसके लिए क्या उपाय है भैया? आपको प्रश्न को, ठीक है, जो प्रश्न होता है उसको ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है? ध्यान से। इस पॉइंट को नोट कर लेना। ठीक है, क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। बस ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है, बस इसको फॉलो करना और इसी के अकॉर्डिंग काम करना है। इसके अलावा कोई भी दूसरा नियम नहीं है जो इसके अलावा इसका तोड़ कर सके। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है। अलंकार के बाद अगर हम बात करते हैं
और भी अब आपके जो है समानार्थी हैं, एकार्थी, ऐसे इन सारे आपके टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। मुहावरे लोकोक्तियों को भी आपको याद करना है, ठीक है। अगला टॉपिक कौन सा आता है, मुहावरे आते हैं और लोकोक्तियां आती हैं। ठीक है, तो ये जो आपने यहाँ पर 9 टॉपिक देखे, ठीक है, ये 9 में से ऐसे टॉपिक ये हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी परीक्षा दे करके आए हैं उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि जब शुरुआत में बताया गया था कि ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये वास्तविकता सत्य बात बताई गई थी, ठीक है। और जो अब परीक्षा देने जाएंगे, मतलब 19 तारीख से जिनका एग्जाम है, ठीक है, 19 से 24 के बीच में, उनको भी मैं एक बार सचेत कर देना चाहता हूं कि आप इन टॉपिक्स को तो एकदम क्लियर करके जाएं बहुत अच्छे से, ठीक है। क्योंकि जब एक बार एक ट्रेंड हो जाता है कि जिससे प्रश्न पूछे गए हैं उसी से उस सीरीज में, उस परीक्षा में बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, बस लेवल का थोड़ा सा अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि आपसे भी वही प्रश्न पूछ लिया जाएगा, प्रश्न को परिवर्तित कर दिया जा सकता है लेकिन टॉपिक को नहीं परिवर्तित किया जा सकता, ठीक है। टॉपिक तो यही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि भूगोल का तो प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा हिंदी में, हिंदी है तो हिंदी का ही प्रश्न पूछा जाएगा और हिंदी के कुछ मुख्य बिंदु हैं, कुछ मुख्य टॉपिक्स हैं, ठीक है। वही पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम से बाहर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ अब हम यहाँ से चलते हैं और सबसे बात फिर से एक बार आपको कह देना चाहते हैं, जो टॉपिक्स हिंदी के बताए गए हैं उन पे व्यवस्थित तरीके से एक बार फिर से सारी जो भी आपकी पिछली क्लासेस हुई हैं सारी आपको पास यहाँ पर इस चैनल पे प्रोवाइडेड है। एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट जो दिया गया है उसका लाभ उठाएं, रिवीजन करें, रिवीजन करने के बाद इसके बाद जब आप परीक्षा हॉल में जाकर के बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एकदम सही बात बोले हैं और वही हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आप सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स आती हैं परीक्षाओं की या आपकी एग्जाम से संबंधित वो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके बाद जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट्स मित्र आपके हैं, साथी हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।